गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्वागत है आज की क्लास में आपका। तो हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से अब नेशनल कन्वेंशन जो है सत्ता में आई थी और नेशनल कन्वेंशन ने जो है फ्रांस की सत्ता संभाली थी। तो फ्रांस की सत्ता संभालने के बाद जैसे ही लुई 16वें को उन्होंने फांसी पे चढ़ा दिया और लुई 16वें को नेशनल कन्वेंशन ने मृत्यु दंड दे दिया, तो उसके मृत्यु दंड देने के बाद से ही जो है फ्रांस में एक भड़काव की स्थिति उत्पन्न हो गई। जनता ने जो है जगह जगह पे विद्रोह करने शुरू कर दिए। तो उस स्थिति से जो है निपटना नेशनल कन्वेंशन की एक मुख्य समस्या बन गई थी, एक मुख्य चुनौती बन गई थी और उस चुनौती का उन्होंने साहस और धैर्य से सामना किया। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेशनल कन्वेंशन की गृह नीति। नेशनल कन्वेंशन की गृह नीति। तो नेशनल कन्वेंशन जो है सत्ता में आई हुई अब नई संस्था थी। इसने जो है बड़े साहस और धैर्य से काम लिया और जो है बड़े ही साहस और धैर्य का परिचय देते हुए आगे अपने लक्ष्यों को इसने प्राप्त किया। यहाँ सबसे पहले जो है विद्रोहों का दमन, विद्रोहों का दमन। तो जैसे ही हमने पढ़ा था कि फ्रांस में राजतंत्र का पूर्ण रूप से अंत कर दिया गया था और 21 जनवरी 1793 को राजा लुई 16वें को फांसी पे चढ़ा दिया गया था, गिलोटिन की भेंट चढ़ा दिया गया था। यहाँ पे राजा की मृत्यु के बाद, राजा की फांसी के बाद से फ्रांस में अव्यवस्था का सा माहौल उत्पन्न हो गया और उस अव्यवस्था के माहौल में जो है जगह जगह पे फ्रांस के विभिन्न प्रांतों में विभिन्न जो छोटे शहर थे वहाँ पे जो है लोगों के जो है झगड़े, लोगों के जो आपसी क्रोध की जो है चिंगारी फूट पड़ी और जगह जगह पे लोगों ने विद्रोह करने शुरू कर दिए। यहाँ पे विभिन्न जो शहर थे फ्रांस के, उसमें जब विद्रोह हुए तो ये जो है एक चुनौतीपूर्ण कार्य नेशनल कन्वेंशन के सामने उठ खड़ा हुआ। तो यहाँ पे उन्होंने साहस और धैर्य नहीं खोया, अपितु उन विद्रोहों का बड़ी ही वीरता से, बड़े ही धैर्य से और बड़े ही साहस से सामना किया और उनको बड़ी कठोरता से जो है दबा दिया। क्योंकि यदि उन विद्रोहों को कठोरता से नहीं दबाते तो उनको जो है बाहरी राज्यों से भी आक्रमण का भय सता रहा था। तो इस प्रकार से आंतरिक और बाहरी शक्तियों के आक्रमण से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए जो है और सत्ता में अपनी जो है छाप बनाए रखने के लिए ये जरूरी था और उन्होंने इस प्रकार से लोगों के जगह जगह पे विद्रोहों को बड़ी आसानी से उन्होंने दबा दिया। और इस प्रकार से जो है कहते हैं कि बोद्रा में, फ्रांस में एक जगह है बोद्रा, वहाँ पे लुई 16वें के भाई लुई 18वें को जो है लोगों ने सत्ता में राजा घोषित कर लिया, अपना राजा उन्होंने चुन लिया। और राजा चुनने के बाद जो है राजा के रूप में उसके नेतृत्व में वो लोग एकत्रित होकर के जो है नेशनल कन्वेंशन के विरुद्ध उठ खड़े हुए। तो यहाँ पे नेशनल कन्वेंशन के विरुद्ध एकजुटता ने जो है एक जो है और चुनौतीपूर्ण कार्य खड़ा कर दिया, लेकिन नेशनल कन्वेंशन ने इस विद्रोह को भी बड़ी जो है कठोरता से दबा दिया। और यहाँ पे लोगों के विद्रोह को इतनी कठोरता से दबाने के कारण ही नेशनल कन्वेंशन आगे अपने कार्यों में आगे बढ़ पाई। तो इस प्रकार से विभिन्न विद्रोहों का उन्होंने दमन किया और सफलतापूर्वक और कठोरतापूर्वक दमन करके आगे उन्होंने साहस और धैर्य का परिचय दिया। दूसरा था नेशनल कन्वेंशन की गृह नीति में शक्तिशाली सरकार का गठन। शक्तिशाली सरकार का गठन। तो यहाँ पे विभिन्न जो है आंतरिक और विदेशी समस्याओं का सामना नेशनल कन्वेंशन कर रही थी। लुई 16वें के जो राजतंत्र के समर्थक लोग थे वो भी जो है जगह जगह पे विद्रोह कर रहे थे। उन सभी विद्रोहों को दबाने के लिए एक अच्छे धैर्य और कूटनीति पूर्ण ढंग से
नेशनल कन्वेंशन के सदस्यों ने एक सभा बुलाई और उस सभा में जो है उन्होंने एक समिति का निर्माण किया जिसे लोक सुरक्षा समिति कहा गया। लोक सुरक्षा समिति में 21 सदस्य थे और 21 सदस्यों की इस कमेटी का काम ये था कि लोगों की सुरक्षा को वो मद्देनजर रख के कार्य करेंगे, लेकिन उन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग भी करना शुरू कर दिया और जनता पे तरह तरह के अत्याचार भी किए। अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके उन्होंने जनता के ऊपर तरह तरह के अत्याचार किए सो अलग, और उन्होंने उन विद्रोहों को भी दबा दिया जो जगह जगह पे राजतंत्र के समर्थन में इकट्ठे होकर के लोग कर रहे थे। दूसरा हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो सिविल जो संविधान बनाया गया था पादरियों के लिए, वहां पे पादरी लोग भी अब एकत्रित होने लगे थे और विद्रोह करने लगे थे। उन विद्रोहों को शांत करने के उद्देश्य से भी ये 21 सदस्यों की लोक सुरक्षा समिति का निर्माण किया गया था। तो लोक सुरक्षा समिति के अतिरिक्त एक और समिति जो है बनाई गई जो 12 सदस्यीय समिति थी 12 सदस्यीय समिति थी और सामान्य सुरक्षा समिति इसको कहा गया। जैसे ही लोक सुरक्षा समिति ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया, जनता पे अत्याचार किए, उनके इन कार्य से जो है परेशान होकर लोगों ने इसको आतंक के राज्य के का नाम दे दिया। जो 12 सदस्यों की जो समिति बनाई गई थी उसका जो काम था, उसके जो अधिकार थे आधुनिक पुलिस की तरह थे, उसको बहुत सारे अधिकार दिए गए। राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना उसका मुख्य काम था, लोगों को न्याय देना, और उसको ये अधिकार था कि किसी भी व्यक्ति को सस्पेक्ट होने के आधार पे ही गिरफ्तार किया जा सकता है और उस सस्पेक्ट के दायरे में ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके आगे जेल में रखा जा सकता है, कैदी के रूप में रखा जा सकता है, और तब तक नहीं छोड़ा जा सकता जब तक कि वो निर्दोष साबित नहीं हो जाता। तो इस प्रकार से विभिन्न अधिकारों के रहते जो उन्होंने विभिन्न जगहों पे होने वाले अपराधों पे उन्होंने काबू पा लिया और विभिन्न विद्रोहों को बड़ी ही आसानी से दबा दिया। तो उन विद्रोहों का उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से कूटनीतिपूर्ण ढंग से सामना किया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक शक्तिशाली सरकार का गठन जो है नेशनल कन्वेंशन ने बड़े ही साहस और धैर्य से किया। यहाँ पे एक इतिहासकार हैं हेजन, वो कहते हैं कि पहले की जो संस्थाएं थी, राष्ट्रीय सभा थी या व्यवस्थापिका सभा थी, उनमें से कोई भी ऐसी संस्था नहीं थी जिसमें इतनी कूटनीति और धैर्य हो और जिसने इतने उत्साहवर्धन के साथ जो है अपने कार्यों को किया हो और वो आगे बढ़ी हो। इसके सामने इतनी सारी चुनौतियां आई और फिर भी उन सारी ही चुनौतियों को नेशनल कन्वेंशन ने सहन करते हुए आगे बढ़ना जो है नहीं छोड़ा और वो आगे ही बढ़ती गई और अपने लक्ष्यों को पाती गई। तो इस प्रकार से विभिन्न लोगों के विद्रोहों को वो दबाते गए और जो ये राष्ट्रीय सुरक्षा समिति थी या जो लोक सुरक्षा समिति थी, इन समितियों ने जो है लोगों के लिए बहुत सारे सुधारवादी कार्य भी किए, लोगों को सुरक्षा भी दी, विद्रोहों का दमन भी किया। और जो लोग जो है फ्रांस में गणतंत्र के विरुद्ध जो है षड्यंत्र रच रहे थे, जगह जगह पे विद्रोह कर रहे थे, उनको पकड़ पकड़ के जो है गिलोटिन की भेंट चढ़ा दिया गया। तो बहुत से लोगों को जो विद्रोह में शामिल थे या जिन पे सस्पेक्ट था, किसी भी तरह का शक था कि वो जो है गणतंत्र के खिलाफ हैं, तो उन लोगों को गिलोटिन की भेंट चढ़ा दिया गया। गिलोटिन हमने कल पढ़ा ही था, जैसे कि गर्दन काटने की मशीन, जिससे लोगों की गर्दन काट करके जो है उनको मृत्यु दंड दे दिया जाता था फ्रांस में। तो इस प्रकार से शक्तिशाली सरकार का गठन जो है नेशनल कन्वेंशन की गृह नीति का मुख्य हिस्सा था। आगे हम बात करते हैं सामाजिक सुधारों की। सामाजिक सुधार, यहाँ पे नेशनल कन्वेंशन ने अपने कार्यों में आगे बढ़ते हुए सामाजिक सुधार भी किए। और जैसे कि दो सभाएं तो ये स्थापित की, इनका मुख्य कार्य लोगों को शांति व्यवस्था प्रदान करना था। उसके बाद जो है अगला इन्होंने एक महत्वपूर्ण कदम रखा, जो हबसी दासता थी उसको खत्म कर दिया। मतलब जो काले लोग थे उनको दास बना लिया जाता था और वो जो है दासता का शिकार रहते थे पूरी उम्र भर और दासता का ही जीवन जीते थे। तो उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। विवाह के लिए जो है नए कानून बनाए गए और संपत्ति के लिए जो है नए कानून बनाए गए। पहले क्या होता था कि ज्येष्ठ पुत्र ही पिता के मरने के बाद उसकी संपत्ति का अधिकारी होता था, लेकिन अब ये कानून बिल्कुल
जो है बदल दिया गया। यहाँ पे जो है अपने पिता की संपत्ति के वो सारे ही भाई बराबर रूप में अधिकारी थे, जो कि एक पिता से उत्पन्न होते थे। तो इस प्रकार से जो है सारे ही पुत्रों में बराबर मात्रा में संपत्ति का बंटवारा और विवाह के लिए जो कुछ सामान्य नियम, आम लोगों को जो है राहत और सुविधाएं देना, बहुत सारे सामाजिक सुधार के कार्य नेशनल कन्वेंशन ने किए। यहाँ पे जो है राष्ट्रीयता के भावना को जागृत रखने के लिए उन्होंने फ्रेंच भाषा को जो है फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दे दिया, ताकि लोगों में राष्ट्रीयता की एक जो भावना है वो जागृत रहे। स्त्रियों को भी जो है अधिकार दिए गए, उनको संपत्ति का अधिकार भी दिया। तो इस प्रकार से बहुत सारे समाज सुधार के काम उन्होंने किए और समाज में लोगों को के लिए जो है ये नेशनल कन्वेंशन एक सुधारवादी संस्था सिद्ध हुई। और पीछे की जो व्यवस्थापिका सभा या राष्ट्रीय संविधान सभा थी, उनके कार्यों को इसने आगे बढ़ाया। तो इस प्रकार से सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत सारे सुधार नेशनल कन्वेंशन किए। इसके बाद जो है हम बात करते हैं आर्थिक सुधारों की। आर्थिक सुधार, आर्थिक क्षेत्र में भी जो है नेशनल कन्वेंशन ने बहुत सारे जो है सुधार किए। जैसे कि पता ही है हमें कि फ्रांस पे आर्थिक संकट आया हुआ था। अब ये जो फ्रांसीसी क्रांति का जो समय था, इस समय में फ्रांस आर्थिक संकट की स्थिति से गुजर रहा था, ऋणग्रस्तता की स्थिति से गुजर रहा था। तो यहाँ पे पीछे की दो सभाएं थी, संविधान सभा या व्यवस्थापिका सभा, उन्होंने भी पूरी कोशिश की थी इसको राष्ट्रीय संकट से उबारने के लिए, लेकिन पूरी तरह उबार नहीं पाई थी। यहाँ पे आर्थिक सुधार कुछ नेशनल कन्वेंशन ने किए, जिसके कारण फ्रांस आर्थिक दृष्टि से जो है आगे बढ़ा, मतलब थोड़ी सी उसकी आर्थिक हालत पहले से अच्छी हुई। यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि जो पादरी वर्ग था, उनके पास असीमित मात्रा में संपत्ति थी, उनको पूर्ण रूप से जब्त कर लिया गया। जो प्रवासी लोग थे, प्रवासी मतलब जो फ्रांसीसी जो लोग थे विदेशों में जाकर के बस गए थे, उनकी संपत्ति पे कब्जा कर लिया गया और वहां पे उनको जो है कोई किसी तरह का मुआवजा नहीं दिया गया उसके बदले में। और यहाँ पे एक लोक कल्याणकारी कार्य साथ में ये हुआ कि उनकी संपत्ति को कब्जा करके नीलाम कर दिया गया और जो है उसको उसकी नीलामी के बाद लोगों को बांट दिया गया और लोगों को एक समय दिया गया कि एक समय तक आप उसकी कीमत को चुकता कर सकते हैं। तो एक कम कीमत पे अच्छी वस्तुएं जो है लोगों को प्राप्त हुई और उस संपत्ति ने जो है फ्रांस की ऋणग्रस्तता को कम करने में काफ़ी मदद की। यहाँ पे पादरियों का जो असीमित जो धन था वो भी जो है फ्रांस के आर्थिक सुधार के लिए यूज किया गया। और यहाँ पे जो विभिन्न व्यापारियों पे जो कर लगते थे, अमानवीय जो कर लगते थे, अमानवीय जो चुंगियां थी, उनको हटा दिया गया और मानवीयता की दृष्टि से ध्यान में रख करके जो एक मात्रा निर्धारित करके जो है व्यापारियों पे और उद्योग धंधे करने वाले व्यक्तियों पे जो है कर लगाए गए और इस प्रकार से अर्थव्यवस्था धीरे धीरे सुधरती गई और सुधार की ओर जो है वो अग्रसर हो गई। यहाँ पे जो है उन्होंने विभिन्न ये घोषणा की कि कोई भी व्यक्ति जो है अंग्रेजी जहाजों का यूज नहीं करेगा, अपने माल को ले जाने के लिए अंग्रेजी जहाजों का पूर्णतः बहिष्कार करेगा और जो है अपने ही जहाजों का यूज करेगा। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने इंग्लैंड से अंग्रेजी जहाजों से सामान लाना और ले जाना पूरी तरह से बैन कर दिया गया और आर्थिक स्थिति में भरपूर जो है सुधार उन्होंने किया। इसके बाद हम बात करते हैं शिक्षा संबंधी सुधारों की। शिक्षा संबंधी सुधार, तो नेशनल कन्वेंशन ने जो है शिक्षा संबंधी सुधार भी किए। जैसे कि उसने शिक्षा को 3 भागों में बांटा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। और उसके बाद जो उच्च शिक्षा थी वो जो है व्यवसायिक या तकनीकी शिक्षा में भी जो है आगे परिवर्तित हो गई, उसके जो है भाग बन गए, टुकड़े बंट गए। तो इस प्रकार से शिक्षा की ओर भी जो है उचित प्रबंधन, शिक्षा का उचित प्रबंधन किया गया और उसको आगे जो है बढ़ावा देने के लिए नए स्कूल कॉलेजेस खोले गए ताकि ज़्यादा लोग शिक्षित हों और लोग जो है तर्क के आधार पर निर्णय ले सकें, न कि धर्म मान्यता के आधार पर जो है वो आगे निर्णय लें। तो इस प्रकार से तर्क के आधार पे वो अपना जीवन शैली बनाए, उसके लिए जो है शिक्षा में बहुत सारे सुधार किए गए। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में उसको बांटा गया। आगे जो है तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की गई।
व्यावसायिक शिक्षा के लिए जो है नए पॉलिटेक्निकल कॉलेज खोले गए, और जो शिक्षक थे उनका जो स्तर था उसको सुधारने के लिए नए जो शिक्षण टर्मिनल्स खोले गए। बहुत सारे शिक्षण संस्थानों में जो है शिक्षकों को, ताकि एक अच्छा शिक्षक जो है लोगों को मिल सके, उनमें जो है शिक्षकों को ट्रेनिंग देने के लिए विशेष रूप से शिक्षण संस्थान खोले गए। और यहाँ पे लोग जो है जो व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे उनके लिए भी व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों का जो है आगे उनकी ओपनिंग की गई। तो इस प्रकार से शिक्षा में बहुत सारे सुधार किए गए। और यहाँ पे जो है इसके तहत शिक्षा में सुधार के बाद जो है उन्होंने साहित्य और विभिन्न वस्तुओं के संग्रह के लिए अभिलेखागार भी बनवाए, और उन अभिलेखागारों में असीमित मात्रा में साहित्यिक पुस्तकों को रखा गया, जिनको अध्ययन करने के बाद जो है साहित्य प्रेमी साहित्य अध्ययन कर सकते थे। इसके बाद जो है बात करते हैं हम नया कैलेंडर उन्होंने बनाया। इस नए कैलेंडर को बनाने के पीछे ये उद्देश्य था कि जो पुराना कैलेंडर है वो राजा के द्वारा बनाया गया है और राजतंत्र के निशाने, उसको पूर्ण रूप से खत्म करके गणतंत्रवादियों ने जो है नया संविधान भी बना लिया है, नई व्यवस्था वो लोगों को दे रहे हैं, तो एक नया कैलेंडर भी होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, नए कैलेंडर का निर्माण किया। इस कैलेंडर में जो है एक साल को 12 महीनों में बांटा गया और एक महीने को 30 दिनों में बांटा गया। हर महीने का 10वां दिन छुट्टी का निर्धारित किया गया, रविवार की छुट्टी नहीं, मतलब 10वां दिन जो होगा वो छुट्टी का होगा। और पूरे साल में से साल के 5 अंतिम दिन भी जो है अवकाश रहेगा। तो इस प्रकार से जो नया कैलेंडर था उसके अनुसार दिन के 24 घंटों में नहीं बांटा गया, बल्कि 10 इकाइयों में बांटा गया था। और ये जो है एक नया कैलेंडर था, तो जो आम जनता की समझ से परे था, आम जनता जो है उसको समझ नहीं पाई और आम जनता के लिए ये काफी कठिन साबित हुआ। अगला जो गृह नीति में उन्होंने के मद्देनजर उन्होंने जो सुधारवादी कार्य किए वो थे धार्मिक सुधार। धार्मिक सुधार धार्मिक सुधारों में जो है नेशनल कन्वेंशन ने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए, और इन कार्यों में जो है जो पुराने धार्मिक रूढ़िवादी जो विचारों से प्रेरित जो लोग थे, ईसाई धर्म से संबंधित लोग थे, वो चाहे किसी अन्य धर्म से संबंधित लोग थे, उनके रूढ़िवादी धर्म के प्रति विचारों को पूर्ण तरह से नकारने के लिए जो ईसाई जो भी फ्रांस में चर्च थे उनको तर्कशीलता के आधार पे तर्क के मंदिर बना दिया गया। यहाँ पे फ्रांस के जो तिरंगा झंडा था उसमें जो है एक नर्तकी की मूर्ति लपेट दी गई, और वो इस बात का सबूत थी कि फ्रांस के लोग अब जो है अंधविश्वासी नहीं है, रूढ़िवादी नहीं है, बल्कि तर्क के आधार पे निर्णय लेते हैं। तो वो तर्क की देवी जो है उसको कहा गया, जो नर्तकी की मूर्ति उन्होंने तिरंगे में लपेटी थी। तो इस प्रकार से फ्रांस में जो नास्तिकता का जो प्रचलन था वो शुरू हो गया था। यहाँ पे जो झूठी आस्तिकता थी वो खत्म हो गई, तर्क के आधार पे लोग निर्णय लेने लगे, तर्क की देवी की वो पूजा करने लगे। विभिन्न चर्चों को जो है तर्क का मुख्य केंद्र बना दिया गया, तर्क के मंदिर बना दिया गया, और यहाँ पे लोगों में नास्तिकता एक जो है प्रचलन बन गई। तो इस प्रकार से धर्म में विभिन्न सुधार किए गए। धार्मिक क्षेत्र में सुधार के बाद जो है हम बात करते हैं माप तोल की नवीन प्रणाली। माप तोल की नवीन प्रणाली। तो फ्रांस ने एक नई प्रणाली आधुनिक विश्व को दी है। फ्रांसीसी क्रांति के समय की एक महत्वपूर्ण देन जो है विश्व को है वो है मीट्रिक प्रणाली। तो ये जो मीट्रिक प्रणाली थी इसके अकॉर्डिंग जो है प्रत्येक वस्तुओं की इकाई के माप निर्धारित कर दिए गए। जैसे कि 1 मीटर का नाप निर्धारित कर दिया गया, 1 मीटर में जैसे दशांश के रूप में मात्रक निर्धारित कर दिए गए, जैसे कि किलोग्राम ग्राम से शुरू होता है, 10-10 के जो है मात्रक बना दिए गए। और जैसे लीटर
से जो है पेय वस्तुओं का मात्रा जो है निर्धारित होगी, और जो वजन की वस्तुएं हैं उनका किलोग्राम से निर्धारण होगा। लंबाई मापन की जो भी वस्तुएं हैं उनको जो है मीटर से मापा जाएगा। तो इस प्रकार से मीट्रिक प्रणाली का जो देन है वो फ्रांस की एक महत्वपूर्ण देन है विश्व को। और उसके बाद जो है विभिन्न देशों में माप की प्रणाली आगे लागू की गई। उसके बाद है न्यायिक सुधार। तो नेशनल कन्वेंशन ने जो है न्यायिक सुधार भी बहुत सारे किए। न्यायिक सुधार भी बहुत सारे उन्होंने किए, जैसे कि संपत्ति के अधिकार में ज्येष्ठ पुत्र का ही हक ना होकर के उन्होंने जो है माना कि पिता के जितने पुत्र हैं सबका संपत्ति में बराबर हक है। ये उन्होंने जो है न्याय को ध्यान में रख करके किया। स्त्रियों को भी संपत्ति के अधिकार में उन्होंने हिस्सा दिया। यहाँ पे न्याय के लिए जो है हर व्यक्ति को नागरिक का दर्जा दिया गया, यानी कि उसको जो उत्तम दर्जे का नागरिक या छोटे दर्जे का नागरिक, बड़े दर्जे का नागरिक, उससे हटा करके जो है एक नागरिक का ही दर्जा गया। न्याय जो है सबके लिए समान था, निःशुल्क था। और यहाँ पे जो है न्याय के लिए जो नियम थे, विवाह या तलाक के नियम लगा लें या फिर किसी अन्य मामलों के नियम लगा लें, वो काफी सरल कर दिए गए। और हर व्यक्ति को अपने लिए न्याय मांगने का पूर्ण रूप से हक था। हर व्यक्ति जो है अपने लिए न्याय की मांग न्यायालय से गुहार लगा करके कर सकता था। जो न्यायिक संस्थाएं बनाई गई थी हर व्यक्ति के लिए जो है उसको समान मान करके, फ्रांस का नागरिक मान करके वो उसको मद्देनजर रख के न्याय करती थी। इसके बाद जो है राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि। अगली जो गृह नीति का मुख्य सुधार था वो था राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि। राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि। तो यहाँ पे जो है नेशनल कन्वेंशन का अगला जो सुधारवादी कार्य था वो था राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि, कि किस तरह से राष्ट्रीय आय बढ़नी चाहिए। उन्होंने ये तरीका निकाला कि उत्पादन में यदि बढ़ोतरी होगी तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, और उत्पादन में बढ़ोतरी पहले यदि होती थी तो विभिन्न चुंगियों के कारण जो है वो बढ़ोतरी सीमित रह जाती थी, और वो उत्पादन चाहे कितना भी बढ़ता, व्यापारी लोग जो है हमेशा हानि का शिकार होते और एक उनके लिए जो है एक दुविधापूर्ण स्थिति रहती। यहाँ पे विभिन्न चुंगियों को हटा दिया गया। अगर बाहर से माल फ्रांस में आता है तो चुंगी लगेगी, यहाँ से माल बाहर जाता है तो चुंगी लगेगी। मतलब एक ही बार माल पे चुंगी लगेगी, बार बार जो है व्यापारी को कर नहीं देना पड़ेगा। और उनका जो है उद्योगों का आधुनिकीकरण किया गया, नए उद्योगों का विकास किया गया। तो इससे जो है उत्पादन में वृद्धि हुई, और उत्पादन में वृद्धि होने के बाद राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। तो राष्ट्रीय आय में यहाँ पे वृद्धि नेशनल कन्वेंशन के लिए एक जो है मुख्य सफलता साबित हुई। इसके बाद बात करते हैं फ्रांस के लिए नए संविधान का निर्माण की। फ्रांस के लिए लास्ट जो इनका सुधारवादी कार्य था, नए संविधान का निर्माण। नए संविधान का निर्माण। यहाँ पे फ्रांस के लिए नए संविधान का निर्माण किया गया। तो इस नए संविधान के निर्माण के लिए विभिन्न सदस्यों की कमेटी बुलाई गई, उनको इकट्ठा किया गया। 1793 में ये फ्रांस के लिए बनाया गया नया संविधान था। और यहाँ पे यदि हम यूं कहें कि तीसरी बार संविधान निर्माण हुआ था तो गलत नहीं था। ये संविधान 1795 तक जो है, आगे 1795 तक ही जो अपने कार्यों में सफल रहा, और लगभग 3 साल का समय रहा जिसमें ये अपने कार्यों में जो है अपने कार्यों को कर पाया या उसमें सफल रहा। तो नए संविधान का निर्माण करना भी नेशनल कन्वेंशन के लिए एक मुख्य कार्य था, और वो उन्होंने बखूबी जो है निभाया भी। तो यहाँ पे जो है गणतंत्रीय संविधान 1795 तक 2 सदनों वाली संस्था का निर्माण करके जो है नए संविधान का निर्माण किया गया। और यहाँ पे 2 सदनों वाली संस्था, 2 सदनों वाली संसद बनाई गई। पहले सदन में वृद्ध या बुजुर्ग जो वयस्क अनुभवी व्यक्ति थे उनको स्थान दिया गया, और दूसरे सदन में जो है
दूसरे सदन में कुछ युवा लोगों को भी स्थान दिया गया था। तो इस प्रकार से 2 सदनों वाली संसद का निर्माण किया गया इस नए संविधान के अकॉर्डिंग। पहले व्यवस्थापिका सभा से पहले जो संविधान बनाया गया था, एक सदनीय जो विधानसभा थी वो थी, और उसके सदस्यों की संख्या जो है एक ही सदन के लिए निर्धारित की गई थी। तो इस प्रकार से जो गणतंत्रीय संविधान था उसने लोगों को जो है लोगों के लिए काफ़ी सुविधापूर्ण कार्य किए। यहाँ पे 2 सदनों वाली संसद में जो पहला जो सदन था, बुजुर्ग लोग जिसमें शामिल थे 40 साल से ऊपर की आयु के व्यक्ति जो है उस सदन का हिस्सा बन सकते थे, क्योंकि इस सदन में वयस्क या वृद्ध पुरुष ही हो सकते थे, और उनकी संख्या जो है 250 निर्धारित की गई। यहाँ पे जो वृद्ध लोग थे उनको काफ़ी अधिकार दिए गए, और अधिकार उनके लिए इतने ज़्यादा असीमित थे कि वो किसी भी कानून को कभी भी निरस्त कर सकते थे। जो निचला जो सदन था, निम्न जो सदन था, उसमें सदस्यों की आयु के बारे में भी बात करें तो 30 वर्ष का होना जो है आवश्यक था। कोई भी सदस्य जो निम्न सदन का व्यक्ति जो निम्न सदन का सदस्य बनना चाहता है तो 30 वर्ष की आयु उसकी होनी चाहिए या उससे ज़्यादा की आयु होनी चाहिए। तो 30 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति जो है इसका सदस्य बन सकता था, और 30 उसके लिए जो है निम्न सदन के सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित की गई, और इसीलिए इसको 500 का सदन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे इन दोनों ही सदनों के सदस्यों ने मिलकर एक जो है अच्छी व्यवस्था लोगों को दी, और आगे लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों की शांति के लिए, समाज सुधार के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य किए। तो यहाँ पे जो पहले जो संस्थाएं थी उनको डायरेक्टरी में परिवर्तित कर दिया गया। यहाँ पे डायरेक्टरी में 50 सदस्य जो है जो निम्न सदन था, 500 का जो सदन था उनमें से, और 5 सदस्य जो वृद्ध या वयस्क लोगों का जो उच्च सदन था उनमें से लिए जाते थे। तो हर वर्ष जो है डायरेक्टरी का अध्यक्ष चेंज करना पड़ता था, हर वर्ष वो परिवर्तित होता था, और इस प्रकार से जो है डायरेक्टरी के 1/3 सदस्य हर साल जो है सेवानिवृत्त हो जाते थे, और दोनों ही सदनों के 2/3 सदस्य हर वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते थे। तो ये नए संविधान का एक ढांचा था जिसमें सदस्य संख्या जो है 750 थी, और उन्हीं सदस्यों में से आगे जो है डायरेक्टरी के लिए सदस्यों की संख्या निकाल ली गई थी। हर 2/3 सदस्यों का दोनों ही सदनों में से मिलाकर के 2/3 सदस्य प्रति वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते थे। तो इस प्रकार से जो नया संविधान था इसने लोगों की सुविधाओं के लिए जो है काफ़ी सारे कार्य लिए और कार्य किए, और लोगों को धर्म की स्वतंत्रता दी, लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने बात की है नेशनल कन्वेंशन की गृह नीति की। इसमें जो है इससे पहले के लेक्चर में हमने पढ़ लिया था नेशनल कन्वेंशन की संरचना की और उसके स्वरूप के बारे में। उसके बाद उसने शुरुआती कठिनाइयाँ क्या सहन की, उसके बाद उसकी उपलब्धियों और कार्यों को हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लुई 16वें को मृत्यु दंड देना हमने पढ़ लिया था। उसके बाद लुई 16वें की मृत्यु दंड के बाद जो फ्रांस पे प्रभाव देखने को मिले वो हमने पढ़ लिए थे। आज के लेक्चर में हमने बात की है विद्रोह, ये नेशनल कन्वेंशन की गृह नीति की, जिसमें हमने पढ़ा है विद्रोहों का दमन की किस प्रकार से जो है नेशनल कन्वेंशन ने राष्ट्रीय सम्मेलन ने बड़ी ही कठोरता से विद्रोहों का दमन किया और उत्साहवर्धन से जो है अपना कार्य शुरू किया। दूसरा हमने पढ़ा शक्तिशाली सरकार का गठन, कि किस प्रकार से उसने जो 2 संस्थाएं गठित करके लोगों को जो है शांति और सुरक्षा प्रदान की, और विभिन्न जो विद्रोह करता थे, विभिन्न विद्रोहियों को जो है मौत के घाट उन संस्थाओं ने सुला दिया। सामाजिक सुधार में हमने पढ़ा कि कैसे उसने जो है पुत्रों को संपत्ति में बराबर का दर्जा दिया, स्त्रियों के लिए काम किया, और जो हब्सी दास्ता थी उसको खत्म किया, और भी बहुत सारे लोक कल्याणकारी कार्य किए, जैसे विवाह के लिए कानून बनाना, तलाक के लिए कानून बनाना। पहले के कानून कठोर थे, अब जो है उनको आसान बना दिया गया था। उसके बाद हमने पढ़ा आर्थिक सुधारों के बारे में। आर्थिक सुधार बहुत सारे किए नेशनल कन्वेंशन ने। पादरियों और प्रवासियों की संपत्ति को जब्त कर लिया गया, नीलाम कर दिया गया, और वो जो है नीलामी की जो आर्थिकता थी, जो मुद्रा प्राप्त हुई थी वो फ्रांस के राजकोष में
जो है शामिल कर ली गई और यहाँ पे लोगों पे दबाव नहीं बनाया गया, वो आराम से जो है उस नीलामी की रकम का भुगतान कर सकते थे। और फ्रांस की आर्थिक दशा सुधारने के लिए जो है चर्च की और पादरियों की संपत्ति पे पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया गया। उसके बाद हमने बात की शिक्षा के सुधार की। शिक्षा के सुधार में हमने बात की कि किस प्रकार से नेशनल कन्वेंशन ने शिक्षा के लिए जो है बहुत सारे सुधारवादी कार्य किए। नए स्कूल कॉलेजेस खोले गए, शिक्षण संस्थान खोले गए और उन शिक्षण संस्थानों में अच्छे शिक्षक मिले उसके लिए जो है शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान भी खोले गए। नया कैलेंडर उन्होंने जारी किया। इस बात को मद्देनजर रख के नया कैलेंडर जारी किया गया था कि पहला जो कैलेंडर था वो राजतंत्र की निशानी था और अब हम एक गणतंत्रीय कैलेंडर जो है बनाएंगे। उसके आधार पे जो है उसने कैलेंडर बनाया और एक साल को 12 महीनों में बांटा और एक महीने में 30 दिन में बांटा गया। 30 महीनों के 30 दिनों के 12 महीने थे और एक दिन में 24 घंटों को 10 इकाइयों में बांटा गया। महीने के हर 10वें दिन को छुट्टी का दिन निर्धारित किया गया और साल के अंतिम 5 दिनों को जो है अवकाश या छुट्टी का दिन निर्धारित कर लिया गया। तो आम जनता की समझ से ये कैलेंडर परे था क्योंकि काफ़ी कठिन था इसको समझ पाना, आम जनता की बस की बात नहीं थी। धर्म के मामलों में भी बहुत सारे सुधार किए। यहाँ पे जो पुराने आस्तिक जो लोग थे, रूढ़िवादी जो लोग थे, उन पुरानी रूढ़िवादिताओं का बिल्कुल अंत कर दिया गया। यहाँ पे जो धार्मिक चर्च थे उनको तर्क के मंदिर बना दिया गया। यहाँ पे तर्क की देवी जो है एक तर्की की मूर्ति को तर्क की देवी के आधार पर स्थापित कर लिया गया। तो मापतोल की एक नई प्रणाली, मीट्रिक प्रणाली के बारे में हमने पढ़ा कि वो एक नई प्रणाली विश्व को फ्रांस की देन है। न्यायिक सुधार उन्होंने बहुत सारे किए। राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि के लिए जो है विभिन्न चुंगियों को हटा दिया गया, व्यापारियों को बहुत सारी राहतें दी गई, नए उद्योगों का विकास किया गया और नए संविधान का निर्माण की 750 सदस्यों वाले 2 सदनों की जो है संसद का निर्माण कर लिया गया और डायरेक्टरी बनाई गई। तो इस प्रकार से लोगों के लिए जो है धार्मिक स्वतंत्रता नए संविधान ने दी और नेशनल कन्वेंशन अपने कार्यों में बहुत ही ज़्यादा सफल रही और बहुत ही उत्साहवर्धन से नेशनल कन्वेंशन ने अपने कार्यों में सफलता पाई। आज के लिए जो है स्टूडेंट्स इतना काफ़ी हैं, बाकी का जो है टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।